Hello students, today our topic of discussion is to establish the relationship between torque and moment of inertia of a rigid body. हमें आज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है टॉर्क दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, कोई रिजिड बॉडी है जिस पर कई सारे फोर्सेस ऐड कर रहे हैं एंड दैट रिजिड बॉडी इज सेट टू रोटेट अबाउट ए गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें उस रिजिड बॉडी पे ऐड करने वाली नेट टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रिजिड बॉडी अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है एंड दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में आपको दिखा रखा है, कोई रिजिड बॉडी है दैट इज जिसका मास कैपिटल एम है एंड दैट इज रोटेटिंग अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ओ डैश विथ एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, आपके पास कोई रिजिड बॉडी है जो कि जिसका मास कैपिटल एम है और वो एक फिक्स्ड एक्सिस ओ डैश के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है, इट मींस डेफिनेट है कि इस एक्सिस ओ डैश के अबाउट, तो उसका ये मतलब बिल्कुल पक्की बात है कि इस रिजिड बॉडी पर कुछ नेट टॉर्क एस्टैब्लिश हो रहा होगा, कुछ नेट टॉर्क एक्ट कर रहा होगा अबाउट दिस एक्सिस ड्यू टू विच दिस रिजिड बॉडी केम इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ठीक है, तो हमें इस रिजिड बॉडी पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस का नेट टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है। तो ठीक है, मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम है और दिस रिजिड बॉडी इज सेट टू रोटेट अबाउट दिस फिक्स्ड एक्सिस ओ डैश, और जो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज अल्फा अबाउट दिस एक्सिस ओ डैश। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी रिजिड बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री मास पार्टिकल से बना हुआ मान सकते हैं। तो उसी तरह से हमने कोई एक एलिमेंट्री मास ले लिया है dm व्हिच इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द एक्सिस ओ डैश। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस स्मॉल मास dm पर मान लीजिए कि अगर ये आपकी रिजिड बॉडी अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से एक्सिस ओ डैश के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इस रिजिड बॉडी में प्रोजेक्ट सारे पॉइंट्स इसी एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेंगे, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट का एक जो सेम टाइम इंटरवल में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सभी की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और सभी की एंगुलर वेलोसिटी एक सेम रेट से चेंज भी होगी, जिसकी वजह से सभी का एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो सारे पार्टिकल्स जो रिजिड बॉडी में होंगे, सभी का एंगुलर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप हमेशा नोट किए रहें कि a rotating body in a rotating rigid body angular velocity and angular acceleration and angular acceleration अल्फा, और एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ठीक है, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऑफ ऑल पार्टिकल्स of the body are same। ठीक है, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, कोई भी रिजिड बॉडी है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो किसी भी इंस्टेंट पर
जो एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी की होगी वही एंगुलर वेलोसिटी उस बॉडी में प्रेजेंट सारे पॉइंट्स की होगी उस इंस्टेंट पर। और अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी उस रिजिड बॉडी में हर एक पॉइंट की सेम होगी। ठीक है, ये बात बिल्कुल पक्की है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस रिजिड बॉडी में कोई एक एलिमेंट्री मास ले लिया है dm, वो dm मास भी क्या होगा, उसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से इस एक्सिस o डैश के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। ठीक है, तो सभी का एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रहेगा, लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो होगी, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी, अगर कोई भी रोटेटरी बॉडी है, कोई रिजिड बॉडी, तो उसमें प्रेजेंट सारे पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन तो सेम होते हैं, लेकिन लीनियर वेलोसिटी चूंकि एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स की वो अलग अलग होने की वजह से उनका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो जाता है, लीनियर एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाता है। चूंकि जो रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में होता है दैट इज v इक्वल टू आर ओमेगा। तो जैसे से r जो होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे जैसे r वेरी करेगा वजह से लीनियर वेलोसिटी भी वेरी करेगी। ठीक है, तो जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूर होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जो एक्सिस से कम दूरी पर होगी उसकी वेलोसिटी कम होगी, लीनियर वेलोसिटी। सेम उसी तरह से आपका लीनियर एक्सेलरेशन के साथ भी केस है, जो पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूर होगी उसका लीनियर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जो कम दूरी पे होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका लीनियर एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लीजिए, लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन of all particles rotating of a rotating rigid body are different as their distance from the axis of rotation changes। ठीक है, कैसे चेंज करेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से, आपको पता ही है रिलेशन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, और a इज इक्वल टू r इनटू अल्फा, ये दोनों रिलेशन आपको पता होते हैं। लीनियर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू जो आपका लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। ठीक है, लीनियर स्पीड इज इक्वल टू r इनटू ओमेगा। जैसे से भाई ओमेगा और अल्फा तो हर एक पार्टिकल्स की जो रोटेटिंग बॉडी है, हर एक पार्टिकल्स की रोटेटिंग बॉडी पर सेम होगी, ओमेगा और अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल की उस रोटेटिंग रिजिड बॉडी पे सेम होगी। क्या वेरी करेगी, जैसे जैसे उनकी एक्सिस से पॉइंट्स की जैसे जैसे उस रिजिड बॉडी में प्रेजेंट पॉइंट की एक्सिस और रोटेशन से डिस्टेंस चेंज करेगी, वैसे वैसे उनकी लीनियर डिस्टेंस और लीनियर एक्सेलरेशन चेंज करेगी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी में फिर से बता देता हूँ, रिजिड बॉडी में प्रेजेंट कोई भी रिजिड बॉडी है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उस रिजिड बॉडी में प्रेजेंट सारे पॉइंट्स की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होते हैं। बट जो लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे डिस्टेंस पार्टिकल्स की एक्सिस और रोटेशन से चेंज करती जाती है, वैसे वैसे उनका लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन चेंज करते जाता है। मतलब लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन जो होता है वो पार्टिकल्स का रिजिड बॉडी के अंदर डिफरेंट होता है, क्योंकि उनकी डिस्टेंस एक्सिस और रोटेशन से अलग अलग होती है। ठीक है, तो लेकिन हमारा जो मेन अभी इस जो टॉपिक और डिस्कशन है दैट इज टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो खैर जो बेसिक पॉइंट थे जो हम यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट उनके फॉर्मूले के डेरिवेशन में,
वो हमने थोड़ी बता दिया। अब हम बात करते हैं उनके रिलेशन से। तो मान लीजिए कि रिजिड बॉडी में कोई भी एलिमेंट, आपकी रिजिड बॉडी है, फिर से मैं बताता हूँ, आपकी रिजिड बॉडी है जिसका मास m है, और ये आपकी ये इर्रेगुलर रिजिड बॉडी है, रेगुलर तो है नहीं शेप इसका, ठीक है, इर्रेगुलर रिजिड बॉडी है। हम जनरल केस लेके चल रहे हैं। इर्रेगुलर रिजिड बॉडी है जो कि अपने फिक्स्ड एक्सिस O डैश के और एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रही है, ठीक है। तो उसका हर एक तो आपके उस रिजिड बॉडी में प्रेजेंट हर एक एलिमेंट्री मास भी क्या करेगा, वो भी सारे के सारे जो है सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे, और सभी का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा होगा। सारे एलिमेंट्री मास जो कि इस रिजिड बॉडी में अवेलेबल है, सारे के सारे एलिमेंट्री मास का जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा दैट इज अल्फा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने कोई एक एलिमेंट्री मास ले लिया है dm, एक्सिस ऑफ रोटेशन O डैश से r डिस्टेंस, तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा इस एलिमेंट्री मास का दैट विल बी इक्वल टू r इनटू अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा r इनटू अल्फा। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, सपोज रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M is rotating about its fixed axis O dash about its fixed axis O dash, ठीक है, with constant angular acceleration अल्फा, ठीक है। तो हमने एक एलिमेंट्री मास ले लिया dm का r डिस्टेंस पर, तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन a दैट विल बी इक्वल टू r इनटू अल्फा। तो elementary mass we take elementary mass dm at a distance r from axis of rotation O dash, ठीक है। तो इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इनटू अल्फा हो जाएगा। अच्छा, और मान लीजिए कि तो उस एलिमेंट्री मास पर, तो उस एलिमेंट्री मास का जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू r इनटू अल्फा। तो इस एलिमेंट्री मास पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज df। If net force acting on the elementary mass dm is df, तो df इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ से, df इज इक्वल टू मास कितना है एलिमेंट्री मास का दैट इज dm इनटू मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। मास टाइम्स एक्सेलरेशन दैट गिव्स यू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो नेट फोर्स कितना मान लिया हमने इस पार्टिकल पर लग रहा है दैट इज df। तो हम लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, दिस df फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट्री मास dm, ठीक है, और यही जो नेट फोर्स df है जो कि इस एलिमेंट्री मास पार्टिकल dm पे एक्ट कर रहा है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर टू रोटेट दिस स्मॉल एलिमेंट dm अबाउट द एक्सिस O डैश विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है। तो
तो इस df फोर्स का हमें टॉर्क लेना होगा। ये df फोर्स होगा, ये df फोर्स है जो कि इस एलिमेंट्री मास पार्टिकल पर लग रहा है df, और वो ऐसे लग रहा है df। तो इस df फोर्स का हम टॉर्क लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका df, तो टॉर्क ऑफ नेट फोर्स, टॉर्क ऑफ नेट फोर्स df acting on elementary particle, elementary mass dm will be what? ठीक है, तो नेट टॉर्क जो मान लीजिए कि उसमें करना है दैट इज डी टाउ, तो डी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा df इनटू r हो जाएगा, df इनटू r। सिंपली इस एलिमेंट्री मास dm पर जो फोर्स लग रहा है df, तो df का एक्सिस o डैश के पास जो टॉर्क होगा तो क्या हो जाएगा df इनटू r होगा, df फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट गिव्स यू व्हाट, दैट गिव्स यू द टॉर्क ऑफ दैट फोर्स अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो डी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा df इनटू r हो जाएगा, और df क्या है आपका, दैट विल बी dm इनटू a, dm इनटू a इनटू r, ये डी टाउ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और आपको पता है a इज इक्वल टू क्या है, दैट इज r इनटू अल्फा, तो dm इनटू r इनटू अल्फा इनटू r। तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आप ऐसे लिख सकते हैं dm इनटू r स्क्वायर इनटू अल्फा, तो इसको एक साथ ले लीजिए और डी टाउ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दिस इज द डी टाउ इज द नेट टॉर्क दैट इज एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट्री पार्टिकल dm। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट दिस एक्सिस o डैश। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री मास पार्टिकल dm की वजह से है नेट टॉर्क, और तो द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, दैट द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड। तो नेट टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी, बस अकेले। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर। अच्छा, ये जो होगा दैट विल बी अल्फा, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कांस्टेंट। अल्फा तो हर एक एलिमेंट्री मास पार्टिकल के लिए कांस्टेंट होगा, हमने पहले ही बता रखा है। तो dm डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर इनटू अल्फा। तो ये dm इनटू r स्क्वायर आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ dm इनटू r स्क्वायर, तो ये देता है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस o डैश। इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर क्या है, dm r स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट द एक्सिस o डैश, और इंटीग्रेशन ऑफ d टाउ क्या दे देगा, दैट विल बी द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, i हो जाएगी i इनटू अल्फा। टाउ इज इक्वल टू i इनटू अल्फा, ये आपका रिलेशनशिप हो गया that the net torque acting on the rigid body and the moment of inertia of the rigid body, tau is equal to I into alpha। तो अब tau क्या है, tau is the net torque acting on the rigid body by all the forces acting on the rigid body। अब I क्या है, moment of inertia of the rigid body about the given axis of rotation। यहाँ पे क्या है, that axis is o dash and alpha is the angular acceleration of the rigid body। ठीक है, थैंक यू।